हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कम से कम पास तो आप हो ही जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रश्न नंबर 1, रचनात्मक लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो हमें इसमें सबसे पहले रचनात्मक लेखन की डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन तो आपको अच्छे से याद करके जानी है और बाद में हमें इसके महत्व बताने हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि रचनात्मक लेखन एक ऐसा लेखन होता है जिससे हम अपनी कल्पना, भावना, विचार, अनुभव इन सब को प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको लिखने की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती और लेखक स्वतंत्र होते हैं कुछ भी लिखने के लिए और अपनी बात को किसी भी तरीके से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन के अंदर आता है कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। और इसका मुख्य एम होता है, उद्देश्य होता है कि पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ उनको सूचना भी प्रदान करना। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो लेखक स्वतंत्र होता है अपनी भावना, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और वो किसी भी बाउंड्री से घिरा नहीं होता है कि उसे ऐसा ही लिखना है। अब उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरीके से भी अपनी बातों को रख सकता है। कल्पना शक्ति का विकास। तो इसमें लेखक की इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लिखना चाहता है और वो नई नई सोच को लिख सकता है। सृजनात्मकता का पोषण। तो रचनात्मक लेखन से हमारी जो क्रिएटिवनेस है वो बाहर आती है, वो प्रोत्साहित होती है। लेखक नए नए विचार को डालता है इसमें सृजनात्मक लेखन के अंदर। भावनात्मक संतुलन। तो इसमें लेखक अपनी भावना को प्रेजेंट कर पाता है अच्छे तरीके से और उसका और जो रचनात्मक लेखन है वो लेखक के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है और उसका तनाव कम होता है, उसके मन को शांति मिलती है। सामाजिक संदेश। तो रचनात्मक लेखन के थ्रू लेखक जो है समाज को कोई भी संदेश या मैसेज पहुंचा सकता है, लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सकता है। सांस्कृतिक संरक्षण। तो रचनात्मक लेखन के थ्रू जो लेखक है वो हिस्ट्री को, हमारी संस्कृति को भी प्रिजर्व रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पुरानी कथाएं, लोक कथाएं होती है उसमें हमारी संस्कृति को दर्शाया जाता है। मनोरंजन का साधन। तो रचनात्मक लेखन से लोगों को मनोरंजन भी मिल जाता है और साथ ही साथ उन्हें एक मैसेज भी मिल जाता है। शिक्षात्मक महत्व। तो रचनात्मक लेखन से लोग शिक्षित भी हो जाते हैं, उनको ज्ञान मिल जाता है। बच्चों के लिए जो कहानियाँ और कविता लिखी जाती है उससे उन्हें एक मोरल मिलता है। निष्कर्ष। तो रचनात्मक लेखन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इससे हमारी क्रिएटिवनेस बढ़ती है, लोगों तक मैसेज पहुंचता है और लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसमें कल्पना के महत्व पर प्रकाश डालिए। रचनात्मक लेखन के कई सारे रूप होते हैं जिससे हम अलग अलग तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला होता है कविता। कविता में लेखक अपनी भावना, विचार, कल्पना को संगीत में शब्दों के ज़रिए बताता है, मतलब एक राइमिंग स्कीम के साथ वो बताता है। जैसे कि पुष्प की अभिलाषा बाय माखनलाल चतुर्वेदी। कहानी के अंदर प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं और ये आमतौर पे छोटी होती है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ। उपन्यास यानी कि नॉवेल्स, इसके अंदर हम डीपली एनालाइज करते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी सिचुएशन को समझते हैं,
सारी घटनाएं देखते हैं और ये बहुत डीपली हम पढ़ते हैं कहानी को। और ये आमतौर पे पुस्तक के रूप में होती है, जैसे कि गोदान बाय प्रेमचंद। निबंध एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। जैसे भारत का भविष्य बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पांचवा नाटक के अंदर हम डायलॉग्स के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू अपने कहानी को प्रस्तुत करते हैं मंच पे, जैसे कि अंधा युग बाय धर्मवीर भारती। संस्मरण के अंदर लेखक अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, जैसे कि मेरी कहानी बाय महात्मा गांधी। रचनात्मक लेखन में कल्पना का महत्व। तो पहला, नवीनता और रोचकता। कल्पना से मतलब हमारी जितनी इमेजिनेशन पावर होगी उतना ही जो लेखन है हमारा उसके अंदर नवीनता आएगी, यानी कि न्यूनेस आएगी, न्यू आइडियाज़ हम उसमें डालेंगे और उतना ही ज़्यादा वो रोचक बनेगा, इंटरेस्टेड बनेगा। असीमित संभावनाएं। तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, लेखक जो है वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है, रियलिटी से बाहर जाके भी इमेजिन कर सकता है और अपनी इमेजिनेशन को अपने वर्क में दिखा सकता है। भावनात्मक गहराई। तो अपनी भावनाओं को वो गहराई से प्रस्तुत कर सकता है इसके अंदर कल्पना के थ्रू, अगर उसके अंदर इमेजिनेशन पावर होगी तो। समस्या समाधान। इमेजिनेशन पावर के साथ वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उनके प्रॉब्लम्स बता सकता है, उनका कोई सल्यूशन बता सकता है। जो रचनात्मक लेखन कल्पना से भरे होते हैं वो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नया करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। सामाजिक संदेश। कल्पना के थ्रू हम समाज को संदेश दे सकते हैं, समाज में जो समस्या है उनको उजागर कर सकते हैं, उनका समाधान सुझा सकते हैं। निष्कर्ष। रचनात्मक लेखन के बहुत सारे रूप होते हैं और कल्पना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बिना हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपने थॉट्स को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और ये लेखक को नई दृष्टि से सोचने पर भी मजबूर करता है। प्रश्न 3, जनसंचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जनसंचार माध्यमों का अर्थ होता है कि बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, विचार, मनोरंजन, शिक्षा पहुंचाना। और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया के अंदर आता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। तीसरा, डिजिटल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, वेब पोर्टल्स एक्सेट्रा। अब हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में जनसंचार का क्या रोल है? पहला, समाचार पत्र और पत्रिका, यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं, पत्रिका होती है, उसमें हिंदी भाषा का एक अहम रोल है। न्यूज़पेपर जैसे कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सारे न्यूज़पेपर करोड़ों पाठकों तक हिंदी भाषा में खबरें पहुंचाते हैं। ये खबरें ना केवल सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, बल्कि स्थानीय खबरें भी इसमें होती है, जिससे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता है। दूसरा, टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू हिंदी भाषा और आगे बढ़ती है, जैसे कि टीवी और रेडियो पे काफ़ी सारे आते हैं चैनल, जैसे दूरदर्शन, जी टीवी, स्टार प्लस या बहुत सारे अन्य हिंदी चैनल या कार्यक्रम, जिसके अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसी से हिंदी भाषा को और प्रोत्साहन मिलता है। फिल्में और सिनेमा। बॉलीवुड के अंदर सारी फिल्में जो होती है हिंदी में ही दी जाती है और बहुत सारे गाने जो है हिंदी में बनते हैं, जिससे कि हिंदी की लोकप्रियता और बढ़ती है। चौथा, सोशल मीडिया और इंटरनेट। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसमें लोग पोस्ट, ट्वीट, टिप्पणियाँ करते हैं हिंदी भाषा के अंदर, जिससे हिंदी भाषा और ज़्यादा पॉपुलर होती है। हिंदी ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, यूट्यूब चैनल में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ हिंदी के अंदर।
तो इससे भी हिंदी मतलब पॉपुलर हो रही है। इंटरनेट पे हिंदी साहित्य, समाचार, वेबसाइट्स, ई पुस्तकें भी हिंदी में अवेलेबल होती है। शिक्षा और ई लर्निंग, तो बहुत सारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और वीडियो टेलीकास्ट के माध्यम से लोग हिंदी भाषा सीख सकते हैं और इससे हिंदी का ज्ञान बढ़ता है और लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। साहित्यिक कार्यक्रम और वेबिनार, तो साहित्यिक कार्यक्रम बहुत सारे आते हैं टीवी पे, जैसे कि काव्य संध्या, साहित्यिक सम्मेलन, वेबिनार, जिससे कि इन कार्यक्रमों में हिंदी साहित्य, कविता और लेखन पर चर्चा होती है, जिससे हिंदी भाषा का महत्व और बढ़ता है। निष्कर्ष में जनसंचार माध्यम से हिंदी भाषा और लोकप्रिय बनी। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा बढ़ा और हिंदी एक लोकप्रिय भाषा बन गई। प्रश्न 4, हाल ही में की गई किसी धार्मिक यात्रा का वृत्तांत लिखिए। ये एक ट्रैवल राइटिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आप किसी हाल ही में जहाँ किसी भी धार्मिक स्थल पर गए हैं तो उसका आपको पूरा लिखना है। तो ये किसी के ऊपर भी आ सकता है ट्रैवल राइटिंग, तो आप वो लिख सकते हैं। रिसेंट में आप कहीं भी गए हो तो मैंने इसमें लिखा है वाराणसी की धार्मिक यात्रा के बारे में। तो यात्रा की शुरुआत में हाल ही में मैंने और मेरे परिवार ने वाराणसी की धार्मिक यात्रा की योजना बनाई। वाराणसी, जैसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक ये बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे भगवान शिव की नगरी माना जाता है। हम दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए ट्रेन की यात्रा की। हमारी यात्रा बहुत ही सुखद और रोमांचक रही। वाराणसी फिर हम पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर हमें बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्व लगा। हम सुबह सुबह वाराणसी रेलवे स्टेशन पे उतरे। वहाँ से हमने ऑटो रिक्शा ली, फिर हम होटल पहुँचे और होटल में चेक इन करने के बाद हमने कुछ समय आराम किया। फिर वहाँ पे हम आराम करने के बाद गंगा आरती देखने के लिए घाट पर चले गए। घाट और गंगा आरती, वहाँ पे हमने आरती देखी और वहाँ हमने देखा कि हज़ारों लोग इकट्ठा थे, अपने हाथों में दीपक और अगरबत्ती लिए। पुजारियों द्वारा गंगा माँ की आरती करना और चारों ओर भजन कीर्तन का माहौल बहुत ही अद्भुत था। गंगा के पवित्र जल में दीपक छोड़ते समय मन में शांति और श्रद्धा की भावना जाग उठी। काशी विश्वनाथ मंदिर, तो अगले ही दिन में सुबह सुबह हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए, जो वाराणसी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के दर्शन के लिए हमने लंबी कतार में इंतज़ार किया, लेकिन जब हमने विश्वनाथ के दर्शन किए तो हमारी सारी थकान उतर गई। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करना और वहाँ के दिव्य को महसूस करना हमें हमें एक अद्भुत आनंद मिला। संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद हम संकट मोचन हनुमान मंदिर गए। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए और मंदिर की शांतिपूर्व और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। इसके बाद हम दुर्गा मंदिर गए, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं। फिर हमने सारनाथ यात्रा की। वहाँ पे हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। फिर हम गंगा स्नान गए और गंगा स्नान के बिना तो हमारी यात्रा अधूरी थी। वहाँ पे डुबकी लगा के हमें बहुत ही शांति मिली। यात्रा का समापन, वाराणसी की ये धार्मिक यात्रा बहुत ही सुखदमय थी। यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली, गंगा आरती देखी, गंगा स्नान किया। निष्कर्ष में बताना है कि वाराणसी की धार्मिक यात्रा से हमें जीवन के बारे में पता लगा, हम नेचर से कनेक्टेड रहे, पवित्र महसूस हुआ, मंदिर के दर्शन किए, गंगा में डुबकी लगाई और बहुत ही शांति मिली हमें और बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ आके। प्रश्न 5, प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार का साक्षात्कार लीजिए। तो हमें किसी भी गीतकार का हमें यहाँ पे इंटरव्यू लेना है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने दिया नेहा कक्कर का। तो साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यू पूछता है,
संगीत के प्रति आपका झुकाव कैसे बढ़ा? तो नेहा कक्कड़ कहती हैं कि मेरा जन्म ऋषिकेश में हुआ और मेरा झुकाव संगीत के प्रति बचपन से ही था। मेरा भाई टोनी कक्कड़ और बहन सोनू कक्कड़ दोनों ही संगीत के क्षेत्र में थे। इसी वजह से फैमिली में पूरा संगीत का ही माहौल रहता था। आपकी पहली बड़ी सफलता कब और कैसे मिली? मेरी पहली बड़ी सफलता थी इंडियन आइडल। इंडियन आइडल में जब वो गई थी, और बट हालाँकि मैं विजेता नहीं बनी, बट उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया और फिर आगे मैंने बॉलीवुड में कई हिट गाने भी दिए। आपके अनुसार एक अच्छे गीतकार के लिए क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे गीतकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है दिल से लिखना, और ऐसे ही अपने गाने में इमोशंस डालना, अपने गाने में भावनाएं बताना जो कि दिल को छू जाए, और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना। आपने इतने हिट गाने दिए, उनमें से आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? तो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है मिले हो तुम हमको। साक्षात्कार फिर पूछते हैं, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या है? आपने अपने गानों के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो बोलती हैं कि जीवन के अनुभवों से मुझे प्रेरणा मिली, चाहे मेरे जीवन में एक्सपीरियंस खुशी की हो या दुःख के हो, मैं उन सभी अनुभवों को अपने गानों के ज़रिए प्रस्तुत करती हूँ। आज के युवा कलाकारों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, जो संगीत के क्षेत्र में अपना करियर शुरुआत करना चाहेंगे? तो मैं युवा को से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने ऊपर, अपनी कला पे विश्वास रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरे आने वाले कई प्रोजेक्ट्स हैं और मैं कई गानों पे, म्यूज़िक एल्बम्स पे काम कर रही हूँ, और आगे मैं कई शोज़ भी करने वाली हूँ। नेहा जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और सभी पाठकों से मेरा प्यार और शुभकामनाएँ। तो ऐसे हम लिखते हैं इंटरव्यू राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो आपको विज्ञापन भी बनाने को आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के ऊपर फिर आपको एक हेडिंग लिखनी है, थक गए हो स्क्रीन से, आँखों को सुकून दो प्रिंट मीडिया के साथ। और फिर आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। क्या आप डिजिटल दुनिया से थक गए हैं? क्या आप अपनी आँखों को थोड़ा आराम देना चाहते हैं? तो फिर प्रिंट मीडिया की ओर रुख करें। प्रिंट मीडिया आपको सुखद पढ़ने का अनुभव, बिना विचलन की जानकारी प्राप्त करे, गहराई से जुड़े। आज ही प्रिंट मीडिया चुनें और एक बेहतर पढ़ने का अनुभव प्राप्त करें। इसमें आप तस्वीरें भी बना सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है, ये तस्वीर बना सकते हैं। या फिर एक परिवार साथ बैठकर अखबार पढ़ रहा है, किताबों का ढेर बना सकते हैं। एक शांत पुस्तकालय बना सकते हैं। प्रश्न 7, टीवी धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखिए। यानी किसी भी टीवी सीरियल के लिए आपको इसमें डायलॉग लिखना है। तो कोई भी आपका मन पसंदीदा सीरियल वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, सपनों का सफ़र, और इसकी विदाई रोमांस और ड्रामा। तो इसके अंदर कैरेक्टर्स है, वीर 25 साल का है और ये गरीब परिवार से है। आरती 23 साल की है और ये अमीर परिवार से है। राज 30 साल का है, वीर का दोस्त है, चालाक है, स्वार्थी है। नीता 28 साल की है, आरती की सौतेली बहन, और ये बहुत लालची किस्म की है। तो दृश्य दिखाते हैं, वीर और आरती एक पार्क में बैठे हैं। वीर कहता है, आरती तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरती, धन्यवाद वीर, तुम भी अच्छे लग रहे हो। वीर, आरती मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आरती, क्या बात है वीर? वीर, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आरती, वीर हैरान होकर। वीर, हाँ आरती, मैं तुम्हें सचमुच में प्यार करता हूँ, तुम मेरे जीवन में सबसे खास इंसान हो। आरती वीर की आंखों में देखते हुए, वीर मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वीर और आरती एक दूसरे को गले लगाते हैं। राज दूर से वीर और आरती को देखते हुए, ये क्या, वीर और आरती? राज गुस्से में मुट्ठी बांधता है। नीता राज के पास आते हुए, क्या देख रहे हो राज? राज नीता को देखते हुए, वीर और आरती वे एक साथ? नीता मुस्कुराते हुए, तो क्या हुआ, उन्हें प्यार करने का अधिकार है। राज नीता का हाथ पकड़ते हुए, नहीं नीता, ऐसा नहीं हो सकता, आरती सिर्फ मेरी हो सकती है।
नीता राज से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम पागल हो राज, आरती तुम्हें कभी नहीं चाहेगी। राज गुस्से में, यह मैं देख लूँगा। राज वीर और आरती की ओर जाता है। यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा यह जानने के लिए बने रहिए सपनों का सफ़र के साथ। अगले एपिसोड में राजवीर और आरती के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा। वीर को राज की योजना का पता चलेगा। वीर और आरती अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। ये धारावाहिक दर्शकों को प्यार, दोस्ती, विश्वास के महत्वपूर्ण के बारे में सिखाएगा। सो ऐसे कोई भी आप सीरियल का एग्जाम्पल ले सकते हैं और डाल सकते हैं। ये तो जैसे व्हाट्सएप में आप चैट्स वगैरह करते हैं तो आपको पता ही होगा कैसे बढ़ाना है इसे, तो आप अपनी लैंग्वेज में डायलॉग फॉर्म्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेना आप डिस्क्रिप्शन से। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।